Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, Sweet Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video और आज की जो हमारी वीडियो है और उर्दू एंड हिंदी रियली डिफरेंट। ठीक है, उर्दू और हिंदी में क्या ही फर्क है, ये सारी चीजें जो है वीडियो के अंदर जाकर पता चलेंगी। बिकॉज मैं भी कहती थी कि यार वो लोग बोलते हैं हिंदी लेकिन कुछ ही वर्ड तो मतलब चेंज होते हैं, बाकी तो सारी चीजें मतलब समझ आती हैं। और उर्दू और हिंदी के अंदर क्या डिफरेंट है, अगर है भी डिफरेंट तो कितना कुछ डिफरेंट है, या ये डिफरेंट है भी कि नहीं, ये सारी चीजें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे हिंदी लिखी हुई समझ नहीं आती, कोई बोल ले तो वो समझ आ जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन लिखी हुई हिंदी नहीं समझ आती। बहुत ज्यादा कमेंट जो है वो शुद्ध हिंदी के अंदर आते हैं जो कि मुझे नहीं समझ आती और गूगल ट्रांसलेट फिर करना पड़ता है, लेकिन चलो कर लेते हैं हम लोग, जैसे आपको बेहतर लगे आप कमेंट कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। क्या हिंदी और उर्दू सेम लैंग्वेज है या दो डिफरेंट लैंग्वेजेस? क्या ये सवाल भी आपको अंदर अंदर खाए जा रही है? Well, worry not, because I have the answers. Well guys, according to 99% of experts online, Hindi and Urdu are exactly the same language. हिंदी उर्दू अलग अलग जबानें नहीं है, टोपी ड्रामा है। Yep, that's right. That's the video guys. Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Bye. अगर ये आंसर इतना सिंपल होता तो शायद इतनी बार ये पूछा ही नहीं गया होता और मैं ये वीडियो बना ही नहीं रहा होता। बेशक एक हिंदी और एक उर्दू स्पीकर एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बट डज दैट मीन दैट दे आर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज? हमने पिछले वीडियो में देखा था कैसे एक बंगाली और एक ओडिया स्पीकर अपने अपने लैंग्वेजेस में एक दूसरे के साथ फ्लुएंटली बात कर सकती हैं, बट इससे ये तो साबित नहीं होता कि ओडिया और बांग्ला आर द सेम लैंग्वेज। ऑन दैट नोट, चलिए कंपेयर करते हैं कि कैसे ओडिया और बंगाली का रिश्ता इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदी एंड उर्दू का रिश्ता। ओडिया और बंगाली बोलचाल रूप में एक दूसरे से काफी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, हाउस इज बाड़ी इन बांग्ला एंड घोरा इन ओडिया, विंडो इज जानला इन बांग्ला एंड झोरका इन ओडिया। बट दोनों के फॉर्मल रूप में these languages converge. For example, a triangle is tribhuj in both the languages and democracy is ganatantra in both the languages. Now contrast this with Urdu and Hindi. बोलचाल रूप में these two languages are exactly the same. House is ghar in both these languages. Window is khidki in both these languages. But formal words की जब बात आती है, then we see something different. A triangle is trikon in Hindi and it is musallas in Urdu. डेमोक्रेसी इज प्रजातंत्र इन हिंदी एंड इट इज जमहूरियत इन उर्दू। बोलचाल फॉर्म में हिंदी और उर्दू कन्वर्ज करते हैं और अपने फॉर्मल रूप में वो एक दूसरे से डाइवर्ज करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू बंगाली एंड ओडिया हु कन्वर्ज इन देयर फॉर्मल वेज एंड डाइवर्ज इन देयर कोलोकियल वेज। अब ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा एक सफर पे। सुनना होगा दास्तानी उर्दू को और समझना होगा कहानी हिंदी की। हमारे इस श्रृंखला के दूसरे अध्याय में जुड़ने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। चलिए अब इस गुफ्तगू ज़बान के सफर का आगाज किया जाए। इसका क्या तो नाम नहीं होता। दुनिया के सबसे ज्यादा बोलने वाले भाषाओं की लिस्ट में हिंदी आता है नंबर 3 पे विद 60 करोड़ स्पीकर्स और उर्दू आता है नंबर 10 पे विद 23 करोड़ स्पीकर्स। यानी कि अगर हम हिंदी और उर्दू को सेम लैंग्वेज की तरह ट्रीट करें, देन द टोटल स्पीकर्स ऑफ हिंदी एंड उर्दू वुड एक्सीड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। एनीवे, हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो फिजी, जबकि उर्दू इज बोथ द ऑफिशियल एंड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ जमहूरियत पाकिस्तान। आप में से कुछ लोगों को जान के ये शायद हैरानी होगी कि हिंदी और उर्दू दरअसल सेम लैंग्वेज फैमिली से आते हैं, द इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, यानी कि इनका कॉमन ओरिजिन संस्कृत से हुआ है। टेक्निकली स्पीकिंग शौरसेनी प्रकृत से। मैं आपके लिए शौरसेनी प्रकृत में एक गाना प्ले करना चाहूंगा ताकि आप फील कर पाओ कि उर्दू और हिंदी का ये कॉमन पूर्वज संस्कृत से कैसे अलग साउंड करता था। ये गाना है फ्रॉम द फिल्म शिप ऑफ थीसियस बाय आनंद गांधी एंड ऑल यू आर्ट फिल्म लवर्स शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। एनीवे, लेट्स हिट इट। ना हम जानामि कंपि देवम न दैवम णद्धि श्रोणीयन्ता णद्धि सग्गा भूमिण निर्यम् नो जगकर्ताणो विकतायणाय जगहि सरोपोवि कम्मुणो चैव दण्डम् हंसयमेवा सट्ठा भूतायमे सुहदुह सुहदुह पिया पिया संजो। Notice how in these lines we are starting to see Sanskrit almost decompose. Nasti becomes Ranathi, Ishvaraha becomes Isro,
Swargabhumi becomes Saggabhumi, Narakam becomes Nirayam. You see, Sanskrit was basically the educated person's language. The uneducated people or the common people basically वो सब प्राकृत में बात करते थे. And because प्राकृत का कोई fixed grammar नहीं था, it was subject to a lot of variations. हर कोस पर पानी बदले ये statement आज भी सही है और तब भी सही था. साल 1000 तक ना हिंदी थी और ना उर्दू. बट जो थे वो थे शौरसेनी प्रकृत के अनेक वेरिएशंस, जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी, कन्नौजी, खड़ी बोली इत्यादि इत्यादि. इस मैप पे जो लैंग्वेजेस आप ऑरेंज में देख रहे हो वो सारे शौरसेनी प्रकृत के एक फॉर्म थे. अब जैसा कि आपको पता है, साल 900 से ऑलमोस्ट 1600s तक, दैट इज ऑलमोस्ट 700 ईयर्स तक भारत में मुस्लिम रूलर्स का शासन चल रहा था. मोस्ट ऑफ दीज रूलर्स लाइक द गजनविद्स, द खिलजीज, द तुगलक्स, ये सारे टर्की और अफगानिस्तान के ओरिजिन के थे. बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत को रूल करने के दौरान उन्होंने ना उज़्बेकी और ना पश्तो, इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं किया. इंस्टेड दे यूज्ड अ लैंग्वेज जो 700 साल तक इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहा, और वो जबान थी फारसी या पर्शियन. You see, Persian was kind of like the English of that time. It was the elite language, the language spoken by the powerful people. काफी कुछ संस्कृत की तरह. पर्शियन की भी एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है. The language is far older than Islam. In fact, generally लोग सोचते हैं कि Persian must be kind of like Arabic because both of them are like Muslim languages. But ऐसा सोचना सही नहीं है. You see, Arabic is a Semitic language. इसका Indo-Aryan family के साथ कोई नाता नहीं है. It is more related with languages like Hebrew. Persian, however, is part of the Indo-European language family. Old Persian और Sanskrit in fact एक भाषा से ही originate हुए थे. And together they made the Indo-Iranian family. Just to feel the flavor of Old Persian, let's listen to the Zoroastrian recitation in Avestan, the name for the old language of Old Persian. Let's try to see if we get some flavors of Sanskrit here. Yatahu eriataratus ashaut chita chau van keush das damne kosh yaut anam an keush mazdai shatrim chahurayav yendre gobyo dadat vastare Hashem vahu vahishtem asti ushta asti ushta ahmai yatashahi vaishtai Hashem. I don't know about you, but that sounds definitely like a Sanskrit yagya. In fact, आज भी अगर हम Persian numerals देखें, then they seem exactly like Sanskrit numerals. 1 2 3 4 5 In fact, these famous lines to describe the beauty of Kashmir, Gar Firdaus Baruए Zamiyast, Amiyasto, Amiyasto, Amiyasto. अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है. मैंने थोड़ी सी पर्शियन पढ़ी हुई है, मुझे थोड़ी बहुत is exactly from the Sanskrit asti. And very interestingly, इस poem के निर्माता थे आमिर खुसरो जी, a person who had such a big role in shaping India's linguistic journey. You see, इंडिया में हमेशा से ये सिस्टम चलता आ रहा है. एक एलीट लैंग्वेज जो रूलर्स का लैंग्वेज होता है और दूसरा कॉमन लैंग्वेज जो रास्ते में बोला जाता है. एक टाइम पे ये एलीट लैंग्वेज संस्कृत थी, आज ये एलीट लैंग्वेज इंग्लिश है, एंड मुस्लिम शासन के दौरान ये एलीट लैंग्वेज पर्शियन थी. सड़क पे बोली जाती थी अवधी, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली इत्यादि इत्यादि. क्योंकि इन फॉरेन रूलर्स को इन भाषाओं के डिफरेंसेस के बारे में इतना फर्क नहीं पड़ता था, दे कॉल्ड ऑल ऑफ देम टुगेदर इन वन वर्ड, हिंदवी और हिंदी. आज जैसे इंग्लिश और हिंदी लर्न करना दोनों साथ में इज काफी कॉमन, उस टाइम पे भी अर्बन लोग वेर लर्निंग बोथ पर्शियन एंड हिंदवी. कुछ ऐसे एनवायरमेंट में पैदा हुए थे आमिर खुसरो जी. मेरे ख्याल से ही प्रॉब्ली मस्ट हैव बीन लाइक अ पूर्व जन्म ऑफ टैगोर और शेक्सपियर or Da Vinci, someone like that. Get ready for some bragging on his behalf. Amir Khusro was considered to be the founder of Qawwali, the inventor of the sitar, the founder of two musical styles, Khayal and Tarana. He was also fluent in Turkish, in Arabic, in Persian, in Khadi Boli, Braj Bhasha, Bhojpuri and Awadhi. Man, talk of a polyglot. Later in life, Khusro also became the devotee of Hazrat Nizamuddin Auliya ji, the Sufi saint of the Chishti order. अगर आप कभी दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह जाओ, then you will find him resting next to his master. Anyway, so आमिर खुसरो जी ने एक ऐसा गजल कंपोज किया जो कि हमारे डिस्कशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. The ghazal is titled Zihal-e Miskin, which is important because actually आप खुद ही सुन लो. Zihal-e miskin makun taraf duraye naina banaye batiya. Zihal-e miskin makun taraf duraye naina banaye batiya.
तो क्या नोटिस किया आपने? हम देखते हैं कि इस गाने में एक लाइन फारसी में तो दूसरा हिंदवी में, टेक्निकली ब्रज भाषा में। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ फारसी हिंदवी सैंडविच। इस्लाम में सूफी मूवमेंट का कोर टेनेंट यही था कि इंसान से प्यार खुदा की इबादत का ही एक जरिया है। दिस वॉज ब्यूटिफुली हैपनिंग इन पैरेलल विद द भक्ति मूवमेंट इन हिंदुइज्म, जहाँ भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया गया था। फारसी तो तब की एलीट लैंग्वेज थी, बट बिकॉज ऑफ दिस कॉमन इंटरेस्ट इन भक्ति एंड प्यार, फारसी हिंदी का ये सैंडविच दोनों मुस्लिम और हिंदू कॉमन लोगों को अपील करने लगा। हिंदवी में भजने और फारसी गजलों के मिश्रण से बने इस सैंडविच लैंग्वेज को 1740 में नाम दिया गया रेख्ता। फारसी में इसका मतलब है स्कैटरिंग, एक मिश्रण। अच्छा, लेट मी शो यू यूनिक लैंग्वेज यूज्ड इन पोएट्री एंड आप मुझे बताना इसमें आपको क्या यूनिक लगा। अर्ज किया है, सजन आवे तो पर्दे से निकल कर बहार बैठूंगी, बहाना करके मोतिया का पिरोने हार बैठूंगी। उनो यहाँ कहेंगे तो कहूंगी काम करती हूँ, अठलती और मठलती चुप घड़ी 2-4 बैठूंगी। नजीक में उनके जाने की खुशी सूं, साध हूँ दिल में, वले लोगों में दिखलाने को हूँ बेजार बैठूंगी। ये लिखा था कर्नाटका के हाशमी बीजापुरी जी ने इन द 1600s। He was a male poet, but ये पूरी कहानी इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फीमेल। इस गजल में वो लिखते हैं कि एक पत्नी कैसे बिहेव करेगी जब उसके पति घर आएंगे। नॉर्थ में गजलें एक पुरुष के पर्सपेक्टिव से लिखे जाते थे, बट साउथ में द पर्सपेक्टिव फ्लिप्ड। Plus you can see that the Hindi grammar here is little off with words like सू, हूँ, वले, उनो। That's because ये हिंदवी नहीं है, ये दखनी है, the common tongue spoken in the south of India। फारसी और दखनी के कॉम्बिनेशन में लिखे इन फेमिनिन पर्सपेक्टिव वाले गानों को बाद में रेख्ती कहा गया, which later gained popularity in the north। जहां मुस्लिम्स अपने आइडियाज और स्टोरीज को भारत के जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए फारसी और हिंदवी या दखनी का यूज कर रहे थे, वहीं हिंदू आर्टिस्ट्स ड्यूरिंग द भक्ति पीरियड कंटिन्यूड टू राइट इन their local vernacular languages, free of any Persian words। For example, Mirabai in 1500s composed several Krishna Bhakti Geets and Surdas, the blind devotee of Krishna, उन्होंने कंपोज किया था सुर सागर in ठेठ ब्रज भाषा। मोसों कहत मोल कौलीनो तो ही जसमति कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। तो in 40 में the Sufi poet Malik Muhammad Jaisi composed Padmavat in Shuddh Awadhi, which was written in the Farsi script। Therefore, we see that parallel to Rekhta, Indian भाषाओं में भी literature फल फूल रहा था without any influence of Farsi in it। But हाँ, literature के बाहर बाजारों में, सड़कों में, मुगल आर्मी के बराकों में, जहाँ कहीं फारसी बोलने वाले लोग और भारतीय भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे से मिलते थे, वहाँ जरूरत महसूस पड़ी एक लिंक लैंग्वेज की। रेख्ता जो चीज लिटरेचर में कर रही थी, फारसी और हिंदवी का सैंडविच बनके, वो रियल वर्ल्ड में आते आते सैंडविच से सैलड बन गई। हिंदवी और फारसी वर्ड्स वर मिक्सिंग फ्लुएंटली एंड दैट इज हाउ उर्दू वाज बॉर्न। जहां रेख्ता एक फारसी लफ्ज है, वहीं उर्दू एक तुर्की शब्द है। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड उर्दू व्हिच इज लिंक्ड विद द अंग्रेजी वर्ड होड यानी झुंड। इट लिटरली मेंट द लैंग्वेज स्पोकन इन द आर्मी कैंप्स, स्पेसिफिकली द मुगल आर्मी कैंप्स। उर्दू नाम हाउएवर इस जबान का पड़ा था 1780 में। 1500 से 1780 के बीच ये जबान का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था। इसको कुछ लोग हिंदी बोलते थे तो कुछ लोग दहलवी, कुछ लोग कौरवी और कुछ लोग हिंदुस्तानी। 1700 में शायर आबरू शाह मुबारक इसी हिंदुस्तान जबान में लिखते हैं, अगर अखियों से अखियों को मिलाओगे तो क्या होगा, नजर कर लुत्फ की हमको जलाओगे तो क्या होगा। जगत के लोग सारे आबरू को प्यार करते हैं, अगर तुम भी गले इसको लगाओगे तो क्या होगा। यहाँ हम पाते हैं कि पूरे कॉम्पोजिशन में हिंदवी और फारसी शब्द मिले जुले हैं। पर्शियन वर्ड्स नजर, लुत्फ और आबरू मिक्सिंग विद द हिंदवी वर्ड्स अखियों एंड जगत। शायद इसी सेमी फारसी सेमी हिंदवी स्टेट में हिंदुस्तानी जबान स्टेबल बन के रह सकती थी, बट एज यू नो ऐसा हो ना सका। फारसी और हिंदवी में एक ऐसा की डिफरेंस था जो हिंदुस्तानी जबान में दरार लाने की वजह बन गई, और वो डिफरेंस एज यू माइट हैव गेस्ड इज द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्रिप्ट्स, देयर लिपि एंड देयर रस्मुल खत। हिंदुस्तानी भाषा को 2 स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था। एक इस स्क्रिप्ट में ऑल्सो कॉल्ड द पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट, and to be more precise, the Perso-Arabic script written in the Nastaliq style. Nastaliq is the name for this slanted style of writing, as opposed to this more straight style called Naqsh. उर्दू और फारसी को जनरली नस्तलिक में लिखा जाता है, जबकि अरबिक इज रिटन इन नक्श। और दूसरा नगरी स्क्रिप्ट दैट इवॉल्व फ्रॉम ब्राह्मी।
सदियों से ब्रज और अवधी को लिखने के लिए नागरी स्क्रिप्ट ही यूज होती थी। ईरान में इस्लाम के आने से पहले फारसी को पहलवी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। बट इन द 7th century, after Persia got Islamized, Farsi started to be written in the Arabic script. And that is how the script का नाम पड़ गया Perso-Arabic. आपको शायद लग सकता है कि ये स्क्रिप्ट का डिफरेंस तो काफ़ी सुपरफिशियल डिफरेंस है। बहुत सारे लैंग्वेजेस को मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल पंजाबी को पाकिस्तान में लिखा जाता है इन द शाहमुखी स्क्रिप्ट और हिंदुस्तान में लिखा जाता है इन द गुरमुखी स्क्रिप्ट। कोंकणी को तो 3 स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता है, देवनागरी में, कन्नड़ा में और लैटिन में। सर्बियन को लैटिन और सिरिलिक में लिखा जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हैविंग सेड ऑल दैट, देवनागरी और नस्तलिक में कुछ की डिफरेंसेस हैं जिनके वजह से ये हिंदुस्तानी ज़बान 2 रास्ते चल ली। पहले तो just visually these scripts are so different, right? Nastaliq feels very free flowing, जबकि देवनागरी is very structured and blocky. Nastaliq is written from right to left, जबकि देवनागरी is written from left to right. अच्छा, थोड़ा टेक्निकल लिंग्विस्टिक्स में बात करें तो देवनागरी comes from the Abugida family of scripts, यानी कि every character in देवनागरी is a consonant plus a vowel mark. Abugidas में vowels transform the look of the consonant. ब्राह्मी से जो भी स्क्रिप्ट्स उत्पन्न हुए वो सारे आबुगिदास कहलाते हैं। नस्तलिक और द पर्सो-अरेबिक स्क्रिप्ट कम्स फ्रॉम द अबजाद फैमिली। इन स्क्रिप्ट्स में ना वावल्स का कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, बस कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड वावल्स आर इम्प्लिसिटली इम्प्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैरेक्टर मेक्स द साउंड प एंड दिस मेक्स द साउंड ल। पुट टुगेदर, व्हाट इज इट? It can be pal, it can be pull, it can be pill, it can be any of those. Because vowels का कोई representation नहीं होता। हमें context पे rely करना होता है कि इसका exact pronunciation क्या होगा। Because of this almost hack, नस्तलिक में बस 28 characters हैं, जबकि देवनागरी में 48। ऐसे कुछ sounds हैं जो बस एक script में हैं और दूसरे में नहीं है। For example, as you know कि the retroflexes ठ, ढ, र, ये पूरे दुनिया में बस भारत में मौजूद है। Therefore, देवनागरी has letters to make these sounds, but नस्तलिक में ओरिजिनली ये नहीं थे। I say originally because जब ये स्क्रिप्ट इंडिया में यूज हुई तो ये मार्क इंट्रोड्यूस हुआ स्पेशली टू मेक साउंड्स लाइक ट, ठ, ड़, ढ एटसेट्रा। इस मार्क को कहते हैं टॉय। एडिशनली नस्तलिक में ख, घ, फ, भ, थ, ध इन सब के लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है। They are written the way we write it in English. K plus h, g plus h, p plus h, and so on. Similarly, the boss characters of Devanagari like ण, ज्ञ, ञ, ङ, त्र, क्ष इन सब के लिए नस्तलिक में कोई भी लेटर एग्जिस्ट नहीं करता। They are approximately simplified as g plus y, n plus g, k plus sh, but these sounds are very tricky for Urdu speakers. And in reverse, कई सारे sounds ऐसे हैं जो कि नस्तलिक में मौजूद हैं और देवनागरी में नहीं। Case in point, sounds like f and z used in words like फिलहाल, फलसफा, फासले, जमाना और कई सारे शब्द। इनको देवनागरी में लिखने के लिए कोई तरीका नहीं था and therefore this concept of a nukta was introduced, a dot that was placed below ph and j to make f and z. Most Hindi speakers today can make these sounds, but where it gets trickier is this bit. Gh, kh and kh. All these sounds are made from the back of the throat, a concept जो देवनागरी में exist नहीं करता. So it's not Galib, it's Ghalib. It's not Khan, it's Khan. हाँ वही तो बोला कान। No, not Khan. From the epiglottis. Khan, kha, kha, Khan. हमारे टीचर में ऐसे epiglottis. एपिग्लोटिस। मुझे मेरी मिस हिंदी में याद आ कुवैत रही और कतर दोनों के लिए सेम साउंड क यूज होता है, बट इंग्लिश में वी यूज 2 different letters K and Q because the sounds are actually different. It's Kuwait and Qatar. According to some language experts, ये complex sounds came in Arabic and Persian because of hot climate. जी हाँ, the hot climate caused people to use the back of their throat instead of exposing their tongue to the hot air. And finally, what I think is the most badass character of Nastaliq, Ain. Written A-Y-I-N, this letter makes the sound ah, which is different from the open ah. And the difference is so subtle, it's almost impossible for non-Arabic speakers to make the sound. So imagine like saying an ah, 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 and then you kind of tighten up your throat a bit, so it's like a ah, ah. Loads and loads of words begin with Ain. You got
Oh man, you've got salam or alaikum. You've got amr. Perhaps most even more famously, the actual language itself. Al-lugha al-arabiyya, Arabiyya. Another difference in Hindi and Urdu is how they pluralize words. ये sentence का example लेते हैं. They asked many questions. In Hindi you would say, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे. But in Urdu you would say, उन्होंने बहुत सवालात किए. The singular for word in Hindi is शब्द, but the plural is also शब्द. So you would say एक शब्द and अनेक शब्द. On the other hand, the singular for word in Urdu is lafz, but the plural is alfaz. जी हाँ. Urdu also has these complex word pairings called इजाफात. लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है. यहाँ शेर पंजाब is an इजाफा. इसी एक्सप्रेशन को हिंदी में बोला जाता कि लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है. Other इजाफा you might have heard are मुगल आजम, चश्मे बदूर, हाले दिल, etc. etc. Okay, language class over. Back to our history class. Early 1800s में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही थी इंडिया में. पहला कि the Mughal rule in India had started to decline. The last Mughal ruler बहादुर शाह जफर for example वो ब्रिटिश के पेंशन पे जी रहे थे. The great Mughals जिन्होंने 300 साल तक भारत को रूल किया था वो अपनी आंखों से अपनी रियासत के आखिरी दिन देख रहे थे. 1837 में ब्रिटिशर्स ने पर्शियन को ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जे से हटाकर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया. दिस वाज अ बिग सेटबैक फॉर द मुस्लिम स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट जिनके लिए फारसी वाज वेरी मच द प्रेस्टीज लैंग्वेज. दिस एंड द जनरल सेंस की द रियासत वाज गोइंग डाउन पुश्ड देम इनटू अ काइंड ऑफ सर्वाइवल मोड. हुआ ये कि उर्दू राइटर्स नाउ नो लॉन्गर रोट इन सिंपल हिंदी फारसी स्टाइल. जब उन्हें लगा कि उनकी आइडेंटिटी थ्रेट में है, दे डबल डाउन ऑन यूजिंग वेरी कॉम्प्लेक्स फारसी वर्ड्स एंड रिड्यूसिंग एनी हिंदवी वर्ड्स. This was like a psychological coping mechanism to compensate for the lowered status. For example, these are the opening lines of दीवाने गालिब. नक्श फरियादी है किसकी शौक़िया तहरीर का, कागजी है पहरां हर पहकारे तस्वीर का. Well, I did not understand that and I'm pretty sure you did not as well. Well, don't feel guilty because no one understood at that time as well. This was a very deliberate attempt at hyper-portionizing the language. अच्छी है यार, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है. मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है. बट उर्दू कोई मतलब उर्दू एक वो नहीं जैसे ऑथेंटिक लैंग्वेज जैसे हिंदी है, पर्शियन है, ठीक है. और जब इन दोनों का मिक्सचर बनता है तो तब जो है वो उर्दू तख्लीक हुई, उर्दू बनी. ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी. मैं कहती हूँ हर बच्चे को ये वीडियो देखनी चाहिए, मतलब जो एजुकेशन हासिल कर रहा है. बहुत अच्छी वीडियो है. आप जरूर किसी भी स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर कीजिएगा. और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा. चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बाय बाय.